सीधा सवाल सीधा जवाब। दोस्तों, कैपिटल वन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आए दिन आपके मन में कई सवाल सरकार के वादों को लेकर रहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर कैपिटल वन टीवी लाया है ये प्रोग्राम सीधा सवाल सीधा जवाब। तो चलिए आप ही के सवालों के जवाब जानते हैं भारत भूषण मदान जी से। नमस्कार, मैं राजेश कपूर कैपिटल वन स्टूडियोज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज सीधा जवाब सीधा सवाल इस प्रोग्राम के तहत मैं दिल्ली के निगम पार्षद श्री भारत भूषण मदान जी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। श्री भारत भूषण मदान जी दिल्ली के आरपी सेल के चेयरमैन हैं, नॉर्थ दिल्ली के चेयरमैन हैं और आज वो हमारे बीच मौजूद हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए जिसके जवाब भारत का हर नागरिक जो है वो ढूंढता आ रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहा। पिछली कड़ी में हम लोगों ने आपसे बात करी थी कि जो सोशल मीडिया है जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इसके ज़रिए हम जो पढ़ते हैं उसी से सरकार की ओपिनियन बना लेते हैं, लेकिन कुछ बातें सच नहीं होती। हाँ, काफ़ी बातें सच नहीं होती, ऐसा भारत भूषण जी भी बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि हमारे बीच में जो सवाल हैं, हमारे मन में जो सवाल हैं, कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने अपने मन के सवालों को ढूंढने के लिए बनाया है, जवाबों को ढूंढने के लिए बनाया है और इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला प्रश्न आपसे है वो ये कि एमसीडी और बीजेपी ये एक समन्वय, मतलब एक आपस में एक ही, क्योंकि बीजेपी ही गवर्न कर रही है एमसीडी को, तो जब केजरीवाल सरकार यहाँ पर आई तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद कहीं कुछ जैसे खुन्नस निकालने की बात होती है या एमसीडी के, क्योंकि एमसीडी को गवर्न करती है बीजेपी, तो केजरीवाल सरकार के साथ नॉन कोऑपरेशन के अंदर कहीं उनकी छवि को नीचा करने के उद्देश्य से कुछ एमसीडी ने कदम उठाए, जैसे कि सैलरीज को रिलीज़ ना करना या स्ट्राइक हो जाना। तो ये कुछ ऐसे पहलू थे जहाँ पर ऐसा नागरिकों को लगा, हमें लगा कि ये कहीं बीजेपी कहीं कुछ गुस्सा तो नहीं निकाल रही। हाँ कपूर साहब, आपकी बात से तो ये लगता है जैसे उल्टा चोर को सवाल खड़ा है। आप ये देखिए, जब से ये दिल्ली गवर्नमेंट आई है ये कितना परेशान कर रही है कारपोरेटर को। कारपोरेशन को इसने बिल्कुल जैसे किसका दोहन करते हैं ना, ये जब से ये दोहन कर रहा है। कांग्रेस की भी सरकार रही है पहले, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि दूसरी पार्टी नेचुरल प्रॉब्लम आती, लेकिन इस शख्स ने तो इतना परेशान कर दिया, इतना दोहन कर रहा है कारपोरेशन का। शुरू से इसकी नीयत ये रही है भी किसी ना किसी तरीके इसको मैं कारपोरेशन को भंग करा दूँ और मैं इसको अपने कब्जे में ले लूँ, और इसकी मंशा भी बार बार इसके बयानों से आती रही है। अब ये देख लीजिए, अब तनख्वाह की बात करिए, संविधान में लिखा हुआ है जी, संविधान में लिखा हुआ है जितना भी टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को आएगा 12.5% वो कारपोरेशन को मिल जाएगा। हमने नहीं बनाया ये संविधान, ये संविधान पहले का बना हुआ है। जब भी इसने पैसे दिए कारपोरेशन को, इसने सीधी उंगली से तो दिए, या तो एलजी ने इंटरफेयर किया या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ तब ये पैसे देता है बंदा, क्योंकि इसके मस्तिष्क में सिर्फ लड़ाई लिखी हुई है। कैसे राज लड़ना है, आज किससे लड़ना है, आज ब्यूरोक्रेसी से लड़ना है, आज एलजी से लड़ना है। सर, ये मैं आपसे फिर से एक बार पूछूंगा क्योंकि यहाँ शायद कहीं गैप रहा हम लोगों की सोच के अंदर। आपका कहने का मतलब है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको जो टैक्सेस के थ्रू कुछ भुगतान करना होता है एमसीडी को, यस, और वो भुगतान उन्होंने समय पे नहीं किया। अच्छा, तो आप इसको देखिए ना जी, 12.5% संविधान में लिखा हुआ, पैसे इसने 2 बार ही दिए हैं, लेकिन आज भूख मेरे को 4 रोटी की है जी, मेरे को आप 1 रोटी खिलाओगे तो मैं मरूंगा ही मरूंगा। और हमेशा राजनीतिकरण करा। पहले भी इसने क्या करा, जब तनख्वाह नहीं मिल रही थी कर्मचारियों को, ऑफिसरों को, इसने रामलीला मैदान में अपना वो रखा भी मैं दूंगा यहाँ पे। हमने इसको इतना भी कह दिया तुम श्रेय ले लो, लेकिन गरीब आदमियों के जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, बेचारे इतनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं, उनको तनख्वाह तो मिलनी चाहिए ना जी। इसने राजनीतिकरण किया, रामलीला में सभा बनाई, जब देखा वहां पे कोई भी नहीं आया, कर्मचारी भी राजनीति कर रहा है। किसी को, गरीब आदमी को आप जलीली कर रहे हो ना, वहां बुला के भी मैं आपको पैसे दूंगा। अरे उसके हक के पैसे हैं, क्यों बुलाएंगे वहां पे जी रामलीला ग्राउंड में। जब इसने देखा कोई नहीं आया तो पैसे की घोषणा नहीं करी इसने। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए,
पहले एंजिल ने इंटरवीन किया, भाई आप इतने पैसे दो इनको, तब इसने पैसे दिए। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तब जाके इतने पैसे दिए। अच्छा। फोर्थ कमीशन, फोर्थ आयोग और फिफ्थ आयोग जो पेमेंट के जो पास हुए हैं अपने पटल पे ही नहीं रखना। चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट भी नहीं रखा, पांचवें वित्त आयोग की नहीं रखना। जिस दिन वो पटल पे रख देगा उस दिन पैसा अपने लोगों को इतना पैसा आ जाएगा, किसके वो नहीं है, हमारे पैसे दे रहा है, कोई आसान थोड़ी कर रहा है हमारे ऊपर। वैसे सर आप यहाँ पर अब ये क्योंकि बात खुल के सामने आई है तो समझ में आ रहा है कि कहाँ किसकी गलती रही। वैसे आप बीजेपी भी एज अ चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पर खुराना साहब थे, साहब सिंह वर्मा जी थे, तो उनके अंडर भी पुलिस तो नहीं आती होगी उस समय, पर हमने कभी बीजेपी को कंप्लेन करते सुना नहीं था उस समय। ऐसा है, इस बंदे की फितरत ये है, लड़ाई कहाँ से शुरू हो जी, ध्यान अपना काम करना नहीं, ध्यान लोगों का भटकाना, इसकी शुरू से एक फितरत रही है। भी मैं अपने काम का जवाब ना दूं, इस बंदे की कलाकारी बहुत है, ये हमेशा ध्यान भटकाने वाले काम करता है। अरे आपको अब ध्यान आ रहा है भाई दिल्ली में पुलिस नहीं है, पहले पुलिस दो फिर जमीन दो, ये चीज़ें तो ऑलरेडी है ना जी, कोई अभी थोड़ी ली है आपसे। आप पहले अपना जो विजन है वो पूरा करो ना जी, इसको साथ साथ लगाए रखो। हमने भी मांग करी थी भाई दिल्ली को पूर्ण अधिकार दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं वो नहीं हो पा रही। हमने भी तो बगैर पुलिस के बगैर उसके काम करा है भाई, दिल्ली में खुराना जी ने करा है। आपको नव भारत टाइम्स का उसका हेडिंग मैं आपको बता दूं, हेडिंग आया था, जबकि ये अखबार हमारी फेवर की नहीं है। 85% मोर देन पीपल, 85% पीपल द सेटिस्फाइड बाई खुराना गवर्नमेंट, इतना बड़ा हेडिंग आया था जी। हमने भी इसी अवस्था में काम किया था, जब तो साधन ही नहीं थे दिल्ली के पास इतने। आज तो दिल्ली में इतना टैक्स आता है, इतना पैसा आ रहा है, तब खुराना जी ने इतना काम करा था। लेकिन बदकिस्मती रही हमारी, हम उसके बाद हमने अपनी पार्टी की ऐसी पोजीशनें रही, वो एक हवाला में नाम मात्र देखिए आप, मात्र 2 MLK लिख के खुराना जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा था, उसके बाद हम लोग आए नहीं। लेकिन जो दिल्ली में सरकार चलाने का तरीका था, आज कैसे चल रही है सरकार, अपने आप को तो अनार्की कहता है, संविधान को मानता नहीं ये व्यक्ति। सर जैसे अभी आपने कहा कि ये जो टैक्स इतना आ रहा है, तो उसमें एक सवाल ये उठ के आया कि जो टैक्सेस हैं उनका दुरुपयोग भी हमने फील किया। कैसे कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं जो ऑड इवन के चक्कर में, वो मेरे ख्याल से करोड़ों के अंदर है, और ऑड इवन हमारा दिल्ली में लागू हो रहा है, उसे आप दूसरे स्टेट्स में जाके भी उसके एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। देखो तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगा रही सरकार? सब लगा रहे हैं, पब्लिक को आप ऐसे मत समझिए, पब्लिक सब देख रही है। आप ये देखिए, इस बंदे की सोच देखिए, जब आए थे हम 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं रखेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, इसी के बयान थे, मेरे बयान तो नहीं है ना, इन्हीं के थे ना। आज शायद 30 AC लगे हुए। आज कोई ऐसा MLA नहीं है जिसको गाड़ी ना दी हो, आज तक इतिहास में नहीं हुआ दिल्ली में ऐसा। 21 तो संसदीय सचिव बना रखे, आज कोर्ट वो संज्ञान ले रहा है, वो खैर वो तो बात कोर्ट की है, कोर्ट ले रहा है, वो जैसा सुनने में आ रहा है कोर्ट भी नाराज है। मतलब इसने कभी भी व्यक्ति ने संविधान को नहीं माना, इसने अपनी मर्जी करी है मन की। और मैं आपको बता दूं, इस बंदे की एक खूबी को मैं बता दूं आपको, इस बंदे में एक खूबी है बहुत जबरदस्त, झूठ को कैसे सच करना है जी, कैमरे के सामने कैसे बोलना है, और कैमरे के पीछे क्या बोलना है वो भी आपने सुना था इनको, जब इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था ना जी जी जी, जब सामने मंच पे होता है तो बोलता है इंसान का इंसान से हो भाईचारा जी, और फिर वो मीटिंग में वही अपने बंदों को लात घूसों से मारा, चाहे वो तुम्हारा यादव हो, जोगिंदर यादव, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, कैसे मारा था जी, यही व्यक्ति था ना। अब फोन पे कहता, मैं उस भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पे। फोन पे जब इसकी स्ट्रिंग हुआ था, साले कह के तो बात करता है फोन पे। मैं सर बिल्कुल मर्यादित भाषा का तो इसको पता ही नहीं है, लेकिन वो एक इसका कोई अच्छा डिजाइनर है, बस वो कमीज लटका के ये शो कर रहा है। लेकिन सर ये डिजाइनर हमारे बीजेपी के पास क्यों नहीं है? माफी चाहूंगा, मैं वापस उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ जिससे हम लोग परेशान हैं। मैं बताऊँ कपूर साहब, ये बीजेपी है, जो कहती है वो करती है। एक बात आप समझ लेना, हमें ड्रामेबाजी करने नहीं आती बिल्कुल भी, हम काम पे फोकस रखते हैं। आज जो मोदी जी काम कर रहे हैं ना,
18 घंटे व्यक्ति काम कर रहा है वो व्यक्ति। चलिए सर, आपने अभी ये बात कही जो कहती है वो करती है, तो उसके अंदर एक सवाल उठ के आता है, वो ये कि हमारे को ये कहा गया था 100 दिन के अंदर ब्लैक मनी के बारे में, या ब्लैक मनी अंदर होगी देश के, ये 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के नारे थे, तो उसके बारे में तो कोई ब्यौरा है ही नहीं सर। देखिए मैं आपको बताऊँ, कभी भी उन्होंने नहीं कहा 100 दिन के बारे में। मोदी जी ने शुरू से एक बात कही है, आपने उसको 60 साल दिए हैं, हमारे को 60 महीने दीजिए, हमारा अकाउंटेबिलिटी 60 महीने के बाद शुरू होगी। एक बात आप समझ लें, कहीं भी आप पूरी आपके पास रिकॉर्डिंग बढ़ी हो देख लें, मोदी जी ने ये कहा था। मनमोहन सिंह जी ने कहा था 100 दिन में मैं महंगाई दूर करूंगा यूपीए सरकार में। मोदी जी ने शुरू से एक सवाल रखा है, इस सरकारों ने, यूपीए की सरकारों ने 60 साल कांग्रेस के चाहे रूप में राज किया और चाहे यूपीए की सरकार के रूप में काम किया, उन्होंने 60 साल देश को कराया। आप हमारे को 60 महीने के देख लीजिए, आज उसके रिजल्ट आपको अभी से नजर आने शुरू हो रहे हैं। आज आपने फॉरेन पॉलिसी पे देखी क्या है, बाहर में जब हम घूमने जाते थे ना, तो लोग अपने आप को इंडियन कहते शर्माते थे जी, लोग, ऐसा हमारा इम्पैक्ट था लोगों के फॉरेन में। आज मोदी जी ने मात्र 1.25 साल 1.5 साल में क्या कर दिया, वही सरकार, वो इंडिया, कोई इंडिया कोई और तो नहीं हुआ। ये व्यक्ति ने 1.5 साल में आपको हिंदुस्तान को, भारत देश को कहां पे लाके खड़ा कर दिया, आज ये लगता है सर। लेकिन यहीं पे एक सवाल है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ही, वो ये कि मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर तो सफाई दी अपनी फॉरेन पॉलिसी के, जो उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स लगाए हैं उसके ऊपर, तो यही चीज़ अगर हम लोग एक किसी फॉरेन सेक्रेटरी द्वारा या फिर कोई इस तरीके के विदेश मंत्री हमारे टीवी पे ही आ जाते और बताते कि इस वजह से जहाँ जा रहे हैं यहाँ पर ये उपलब्धियाँ करके आए हैं, तो देश जो है शांत रहता, सवाल ना उठाता। देखिए ऐसा है, आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, जब नया प्रधानमंत्री जब बनता है जी, तो उसको सारे देशों में एज ए उसको कर्सी में भी जाना पड़ता है, एक सिस्टम होता है। आप ये देखिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, आप रिकॉर्ड निकाल दीजिए, ये बात पार्लियामेंट में भी आई थी, जितने राउंड इन्होंने लगाए उससे ज़्यादा मनमोहन सिंह जी ने 1 साल में लगाए थे जी। लेकिन व्यक्ति की अपनी कार्यशैली होती है, वो जाते थे, किसी को पता ही नहीं होता था कोई गया और कब आया। इस व्यक्ति में एक, इसके ऊपर चाहे प्रभु की कृपा समझ लीजिए, चाहे उसकी ईमानदारी समझ लीजिए, चाहे उसका कार्य करने का तरीका समझ लीजिए, जहाँ भी जाता है वहीं पे अपनी छाप छोड़ के आता है। आज दुबई जैसे मुल्क में अपना मंदिर बना के आना शिव जी का, इसको आप कम उपलब्धि समझते हैं, जो अपने शहर में, अपने मुल्क में पाँव भी ना रखने देता हो, और वहाँ पे वो अपने हिंदू को मंदिर बना के आ जाए ऐसी जगह पे। अरे आप इसकी अगर उपलब्धियाँ गिनाएंगे ना, तो आपके ये समय के समय बीत जाएंगे, उपलब्धियाँ कम नहीं होंगी मात्र 2 साल में। सर, हम लोग ये जानते हैं कि उपलब्धियाँ बहुत सी हैं, लेकिन हमारी शिकायत यही है कि इन उपलब्धियों को यहाँ पर आकर कोई बताता क्यों नहीं, क्यों इनको सवालों में कन्वर्ट होने दिया जाता है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए, इस व्यक्ति के बाद गरीबों की पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, इस व्यक्ति के बाद कर्मचारियों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, इस व्यक्ति के पास 300 गुना पैसे बढ़ाने के लिए अपने एमएलए के, जितनी एमएलए की तनख्वाह इसने कर दी है ना जी, उतनी एमपी की भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं है। आप एक बात को समझ ही नहीं पा रहे अभी तक, या तो कपूर साहब आप शो नहीं करना चाहते क्योंकि आप आज एंकर के उसमें बैठे, आपने उल्टे सवाल पूछे। इस व्यक्ति को मैं केजरीवाल नहीं, इसको मैं नटवरलाल लाल कहता हूँ, जो ये कहता है उल्टा करता है। नहीं सर, आप शायद मेरा बात को शायद किसी और परिप्रेक्ष्य में ले गए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज वो व्यक्ति अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पैसे हैं, गरीबों की तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, कर्मचारियों का पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, विधवाओं की, हैंडीकैप्ड की, सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए रोज, डेली 2 करोड़। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात सहमत हूँ। आज तक किसी भी सरकार ने, पहले सरकार बजट रखती थी 18 करोड़ रुपया, फिर करा उन्होंने 25 करोड़ रुपए, ज्यादा से ज्यादा बजट कांग्रेस ने भी 40 करोड़ रुपए रखा था। इस व्यक्ति ने 526 करोड़ रुपया बजट रखा है एडवर्टाइजमेंट का जी। और इस व्यक्ति में, मैंने पहले भी कहा आपको, इसमें कला है झूठ को सच करने की, उसमें इसको महारत हासिल है, लेकिन ये चीजें लंबी नहीं चलती, आखिर पब्लिक को तो जवाब देना ही पड़ेगा। शायद हम लोग वापस केजरीवाल जी पे चले गए, जबकि मैं आपसे प्रश्न ये कर रहा था कि इतनी उपलब्धियां हैं बीजेपी सरकार की, उन उपलब्धियों को यहाँ दूरदर्शन पे आकर या टीवी के माध्यम से
यदि हम बताना शुरू करें तो कम से कम सवाल जो हैं लोगों के मन के वो शांत हो जाएंगे, वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें जितने प्रोग्राम मैं गिराऊंगा ना भी आपको हाथ से, सब प्रोग्राम लोगों के पास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब समय आता है, अब इलेक्शन आएंगे, हम बताएंगे ना जी, अब खामखा ही वहीं पे अपना अपना मखान खुद करते रहो, लेकिन समय समय पर हम लोग करते आए। आज 40 किलोमीटर रोड, ऐसी रोड मानेसर से, पहले इधर से नांगलोई से मानेसर से मुंडगा से मानेसर से मेरठ तक 8 लाइन रोड, 16 लाइन रोड, आज में कल्पना ही नहीं करी होगी गडकरी जी जो बना रहे हैं जी। अब ये चीजें सबको मालूम है, आ रही हैं, लेकिन जब समय आएगा उसका भी, अब हमारे पास 2 करोड़ रुपए का तो दिल्ली का बजट है उस बंदे का। अब बात को समझो, उसने तो एक ऑड इवन करना है, लोग कितने परेशान हो रहे हो, लोग कितने वो कर रहे हो, ना कोई पोल्यूशन में फर्क पड़ रहा है, लेकिन ऐड उसकी पूरी हिंदुस्तान में चल रही है। मतलब एक चीज का एक सिस्टम होता है भाई साहब, पब्लिक सब जानती है ये, और ये चीजें एन टाइम पे इनको इनका नतीजा मिलने वाला है। आप चिंता मत करो, काट की हाली है ना, बार बार नहीं चढ़ती, ये अब कर रहा है। और पाप का एक इतिहास रहा है, पहले पाप बड़ा फलता फूलता, इसमें तो हमारे जो गुरु आराध्य रहे हैं प्रभु राम को भी पहले पाप के आगे झुकना पड़ा। पाप तो फूलता है, लेकिन ये पाप का टाइम जो होता है वो लिमिट का ही होता है, वो लिमिट में फूटने वाला है। और ये पब्लिक आज कितनी निराश है। आज दिल्ली का जो सपना था मोदी जी का, ये तो बदकिस्मती रही है दिल्ली के लोगों की जी। ये इनको झेलना पड़ रहा है। आज मात्र साल में पता लग रहा है 21 लाइन पे चल रहा है जी। इसने रोज एक इसका एजेंडा है रोज का, आज किससे लड़ना है वो तैयार करके आता है घर से, क्योंकि काम तो इसने कर रहे नहीं, मेरे को ये काम नहीं करना दे रहे, मेरे को ब्यूरोक्रेसी है, मेरे को एलजी है। आज तक इन चीजों से किसी की झड़प नहीं हुई, कितनी सरकारें आई, लेकिन इसने सारी प्रकाष्ठाएं खत्म कर दी हैं। और ये मैंने पहले भी कहा ना आपको, इसका नाम निटोरालाल होना चाहिए केजरीवाल की जगह। सर आपने श्री मदन लाल खुराना जी के साथ काम किया और उनकी कार्यशैली जो है वो सभी दिल्लीवासी जो है सराहना करते हैं आज की डेट में भी। तो आपकी कार्यशैली उनसे कितनी प्रभावित है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। खुराना जी का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं था जी। उन्होंने एमपी रहते हुए जो एमपी की परिभाषा थी ना, अभी वो तो सिर्फ पार्लियामेंट में ही उनका काम होता है, वो परिभाषा अगर किसी ने दिल्ली में चेंज करी है तो वो मदन लाल खुराना जी ने कर। हर हफ्ते राउंड लेना, हर हफ्ते मतलब इतना, चाहे वो मिनिस्टर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर रहे हो, कमाल है उनका। और सही मायने में जो हम ये एवरी सैटरडे हम राउंड करते हैं ना, ये खुराना जी की देन है। आज मैं 1000 फोन अटेंड करता हूँ। अच्छा। चाहे वो करता हूँ या आते हैं, कोई पूरी दिल्ली में अगर ऐसा करता होगा ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज कल एक फोन आया मेरे को, दिल्ली जल बोर्ड का काम था, तो 4 दिन से वहां से पानी लीक हो रहा था भगवान दास नगर से, तो 4 दिन तक वो ठीक नहीं करा पाए। तो 5वें दिन वहां पे पार्क में बात हुई, वो ये कोई नहीं करेगा, और ये भारत जब तक भारत को नहीं होगा ये करेगा नहीं, ये होगा ही नहीं। ना फोन मिल रहा है उस व्यक्ति का, ना कोई काम हो रहा है। मेरे पास फोन आया, मैंने इमीडिएट आदमी भेज के उसको करवा दिया। अब उस व्यक्ति का वापस कॉल बैक आते हैं, कह रहे भारत जी यही पार्क में आज चर्चा हो रहा था, तो हमने आपको इसलिए पहले नहीं बताया, अभी पहले बताते तो आप कराई देते, भाई इतनी बात हो रही थी। आज मैं बता रहा हूँ, काम होने के बाद सवेरे उन्होंने पार्क में एक परसेप्शन बता रहा हूँ मैं काम करने की, वो फोन ही नहीं मिलता, फोन ही नहीं उठाता दूसरा व्यक्ति। काम तो दिल्ली जल बोर्ड का करा रहा हूं मैं, लेकिन मैंने कभी किसी को मना नहीं करा भी मेरे अंडर नहीं आता। ये शैली सारी खुराना जी की है। एक डॉक्टर के पास पेशेंट चला जाए ना, तो अगर वो प्यार से सुन ले आधी परेशानी तो उसकी हल हो जाती, सुनने के बाद ही हल हो जाती। सही बात है। अब मैं ये नहीं कहता सारे काम इमीडिएट हो जाते हैं, कभी हमारी भी मजबूरी होती है, लेकिन हमने सुन लिया, जवाब दे दिया, उसको पता होगा आज नहीं होगा कल हो जाएगा। एक व्यक्ति को फोन ही ना मिले, एक व्यक्ति बात करने ही ना आए सामने, तो काम कहां से हो जाना। तो ये सारी खुराना जी की शैली है। वो ये कहते थे कोई भी तुम्हारे घर पे आए उसको प्यार से उसकी अवगत करो, कोई किसी के घर पे नहीं है, प्रभु की कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो कोई व्यक्ति तुम्हारे पास काम करने के लिए आ रहा है जी। तो हम तो उसी लाइन में चल रहे हैं। ये सारी खुराना जी की सिखाई हुई है, और ये खुराना जी की बगिया है, और उसको हम माली पानी दे रहे हैं माली बन के।
और ये देते रहेंगे जब तक आप लोगों ने ड्यूटी दे रखी है। जिस दिन ड्यूटी हट गई उस दिन भी हमने, ये कारपोरेटर तो हम अब बने जी। इससे मेरा 40 साल का इतिहास है राजनीति में। कारपोरेटर बने हुए तो 5 साल हुए हैं, 35 साल तो आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे को पर्सनल नाम से ना जानता हो या मैं किसी को ना जानता हूँ जी। यहीं पे मेरी बर्थ है। तो ये देखिए ये प्यार है। अब जब मेरा पहली पद यात्रा हुई थी तो ऐसा जन समूह था, ऐसा लगता था कुछ एमपी की पद यात्रा हो रही है। ऐसे पागलों की तरह जो कोई एक व्यक्ति ऐसा भी नहीं था कोई जे शहर से आया हो या उधर से आया हो, सारे वेल मेंटेन व्हाइट कॉलर। देखो आदमी का किया हुआ कभी खाली नहीं जाता, और जितने जोन में सीटें सबसे ज्यादा मार्जिन से प्रभु की कृपा से मैं जीत के आता जी। ये देखो आप करोगे तो आपके साथ पब्लिक कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ना कोई बजट है 2 करोड़ रुपए रोज का जो मैं दिखाऊंगा लोगों को जी। ये मैन टू मैन, इसमें माउथ टू माउथ कंपेयरिंग है। कोई डाउट ही नहीं है सर कि जो बीजेपी की उपलब्धियां हैं, हम लोग जितना ज़्यादा सुनना चाहते हैं बीजेपी को उतना शायद सुन नहीं पा रहे, इसलिए सवाल भी उठते हैं मन में। भारत भूषण जी, एक सवाल मन में उठ रहा है कि जो हमारी एमपी हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उनका किस प्रकार का सहयोग आपको अवेलेबल है? क्योंकि पिछली बार हमने जब देखा तो एमपीज़ जो हैं विजिट ही नहीं करते थे, पर कितना सहयोग उनका आपको अवेलेबल है? और बहुत अच्छी तारीफ सुन रहे हैं हम लोग मीनाक्षी लेखी जी की, आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, एमपी की मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि जितनी मेरी एक निगम है ना, ऐसी 40 निगम एमपी के पास होती है, और प्लस उसको पार्लियामेंट की भी जिम्मेवारी होती है। और आज भी अगर सबसे पहले अगर कोई पार्लियामेंट में बोल रहा है तो मीनाक्षी जी बोल रही है। और पीएम अगर इतना सौभाग्य हमारा, भारत के प्रधानमंत्री भी अगर भाषण में अपने पार्लियामेंट में बोलते तो मीनाक्षी लेखी जी का नाम लेते हैं जी। इतनी एग्रेसिव है वो, इतनी नॉलेज रखती है। तो मेरा ये आपके कहने का है, जितना वो अब एमपीओ ने फंड किया है उसमें से अगर किसी एमपी का पहला नाम आता है सारा फंड खर्च करने, तो उसमें मीनाक्षी लेखी जी का नाम आता है जी। आप इसमें देखिए रेलवे कॉलोनी है हमारे एक एरिया, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, आज सारा डेवलप करके सारे ग्राउंड बना दिए। आप भी वहीं थे जी, बिल्कुल। सारे ग्राउंड बना दिए, सारे मकान रिपेयर करा दिए। हमारे कम्युनिटी सेंटर समुदाय भवन का उद्घाटन था, उसमें उसने देखा भी ये इसमें लिफ्ट होनी चाहिए, बुजुर्ग आदमी को दिक्कत होगी, फौरन 20 लाख रुपए देके उन्होंने लिफ्ट का प्रोविजन करवा दिया। अब वो लिफ्ट लगने वाली है। 4 राउंड तो मोती नगर में मेरे साथ ले बैठे। लेकिन फिर भी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं जो खुराना जी ने कर रखी थी, खुराना जी का तो होम ग्राउंड था, यहीं पे रहते थे, यहीं पे रोज निकलते बलते भी राम नाम हो जाती थी सबसे। अब वो चीज़ तो नहीं हो सकती है क्योंकि इतनी वो है, लेकिन फिर भी मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितना मोती नगर में वो आई हैं, पंजाबी बाग में 3 कार्यक्रमों में आई हैं, कितने राउंड मेरे साथ रह चुकी हैं, कितने इनॉग्रेशन मेरे साथ कर चुकी हैं, चाहे रेलवे कॉलोनी का हो, चाहे समुदाय भवन का हो, चाहे पार्क का हो, महेंद्र प्रताप बहल के नाम से पार्क रखने का हो। और एक एमपी, मात्र एक एमपी, सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है पूरे पैसा खर्च करने पे अपने प्रोग्रेस का, तो इन्होंने 4 वैनें चलाई हैं इन्होंने वहाँ से, जो भी पब्लिक को जो हेल्थ की सुविधाएं देंगी, सारा कुछ है। वो जिस हिसाब से वो लगी हुई है, देखो मोदी जी का एक आपको पार्लियामेंट में बोला हुआ ध्यान नहीं होगा, कह रहे थे जी गरीबी नहीं हटी, इन्होंने कहा था गरीब, कह रहे कांग्रेस को, उनको कह रहे कहा, इनको पता है कांग्रेस को गरीबी नहीं हटेगी, मोदी हट जाएगा लेकिन गरीबी नहीं हट सकती, क्योंकि इन्होंने जो 60 साल में इतना जड़ों तक गरीबी को फैला दिया है, इनको पता है ये जड़ें टूटने वाली नहीं है जितनी हमने गहरी कर दी है। मोदी हट जाएगा लेकिन गरीबी नहीं हटेगी जी। यानी इन्होंने इतने कुकर्म कर रखे हैं भाई साहब, उसको संभालने में आप 5 साल उनको दीजिए, और जितना उन्होंने पब्लिक को चुन चुन के परेशान कराया, इसको टाइम लगेगा, इसमें आएगा ठीक, आप चिंता मत करो। भारत को अगर विश्व गुरु के स्थान पे अगर कोई पहुंचा सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो पहुंचाएंगे। और ये जो अपनी भारतवासियों की आशाएं हैं विश्व गुरु के स्थान पर देखने की भारत को, वो आशाएं प्रभु के आशीर्वाद से, और मैं तो इनको प्रभु का अवतार ही मानता हूँ भैया। इतना काम करना, आज भाषण दे रहे हैं जहाँ गर्मी है, दोपहर को भाषण दे रहे हैं जहाँ ठंड है, उसके बाद शाम को भाषण दे रहे हैं जहाँ बर्फ पड़ रही है, और शरीर उनका प्रभु की कृपा से ऐसा है। आज हम जरा किसी एक नगर से दूसरे नगर में भी आए तो उस रात को पड़े होते हैं, अभी आज थक गए सारे सफर में, हैं जी, और वो व्यक्ति 18-18 घंटे काम कर रहा है।
एक परंपरा पीएम हाउस में 8:30 बजे रोज जाने की डाल दी। सारे एक्यूरेसी से काम हो रहे हैं, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट से सब खुश हैं, एकदम अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं। आज एक सिस्टम बन रहा है। अब ये स्मैक की आदत पड़ी हुई थी, काम पब्लिक डीलिंग में किसी को काम ना करना, किसी को परेशान करना। आज सारे सिस्टम सुधर रहे हैं। आज इंडिया का नाम वर्ल्ड में हो रहा है। आज बड़े बड़े जो प्रोग्रेसिव वाले देश थे, कंट्रियां थी, उनको पीछे करके हम आगे जा रहे हैं। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मात्र 2 साल हुए हैं, लेकिन मैं पब्लिक को भी ये निवेदन करूंगा, आपने 60 साल तक उनको देखा है। भगवान के वास्ते इनको, मोदी जी को 5 साल के बाद हिसाब मांगना, फिर आपको पता लगेगा। और ये मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है जो ऐसा हमारे को प्रधानमंत्री मिला, जो 18 और ये इतिहास में कोई है ऐसा उदाहरण। कितने साल वो मुख्यमंत्री, 15 साल कोई गुजरात के रहे हैं, आज प्रधानमंत्री है। आज भी उनकी माँ 10 बाई 10 के कमरे में रह रही है। ऐसा उदाहरण कभी देखा आपने कहीं का, सुना किसी का? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज देश किस ओर लेके जा रहे हैं मोदी जी। इसलिए मैंने जनता से निवेदन किया आपके चैनल के माध्यम से, भगवान के वास्ते उनको 5 साल अपना मजबूत करें, मोदी जी पर विश्वास करें, और वो व्यक्ति भारत की नैया को एकदम पार कराएगा और भारत को विश्व गुरु के नंबर स्थान पर लेके आएगा। व्यक्ति ये मेरे को दिल के आपका उद्गार है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये व्यक्ति भारत की नैया पार करा के विश्व के नंबर 1 पर भारत को लेके आएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे टीवी पे आ जाए और हमारे को उन उपलब्धियों के बारे में बताया जिनसे हम अनभिज्ञ थे अभी तक। आज की डेट में हमें पता ही नहीं था। आज के इस एपिसोड के लिए मैं आपसे सभी टीम की तरफ से अपने आभार प्रकट करता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप कार्य करते चले जाएं और दिल्ली को एक वाकई में एक आइडल एक बना दें सिटी। आपका शुक्रिया एक बार फिर से सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।